हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं परंपरागत उपागम यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस। पाठ्यक्रम के परंपरागत उपागम के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, इससे पहले जितने भी वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम के मुख्य आधार, पाठ्यक्रम से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 दोनों का वीडियो अपलोड है। यानी कि हमारा बीएड सेकेंड ईयर का दोस्तों, बीएड हमारा सेकेंड ईयर का पेपर 1 चल रहा है। पेपर 1 नॉलेज एंड कैरिकुलम, इसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड का सारा वीडियो अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं आप सारे वीडियो को, सीरियल वाइज सारा वीडियो सेव है। दोस्तों, यूनिट थर्ड हमारा चल रहा है। यूनिट थर्ड में कुछ ही हमारे वीडियोस बच गए हैं। यूनिट थर्ड का भी मैक्सिमम वीडियो अपलोड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों प्लीज़ आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। परंपरागत पाठ्यक्रम आज आलोचना का केंद्र बना हुआ है। आलोचना मतलब कि परंपरागत पाठ्यक्रम को कोई पसंद नहीं कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आज जो नवीन प्रवृत्ति आई है, यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि परंपरागत जो पाठ्यक्रम है न तो युग के अनुकूल है, आज के समय के अनुसार है, न तो बालक के अनुकूल है। इससे इस दोष को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में लागू भी किया गया है। किंतु युग युग से चले आ रहे पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी शक्ति है जो हम किसी न किसी रूप में इसे अपनाए हुए हैं। यानी कि जो बहुत दिनों से जो चली आ रही है, जो भी पाठ्यक्रम में बहुत पुराने समय से जो चली आ रही है, उसमें भी कुछ न कुछ ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से हम अभी भी उसको अपनाए हुए हैं। सब कुछ देखते हुए, समझते हुए भी इसका मोह त्याग नहीं पाए। मतलब कि सब देख रहे हैं कि हमारे लिए ये सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मोह हम त्याग नहीं रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होने के कारण पुस्तक का पाठ्यक्रम तथा विषय को केंद्र मानकर चलने के कारण ये विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। यानी ये पुस्तक का पाठ्यक्रम, दूसरा विषय को ये स्टैंडर्ड मानकर के ये पाठ्यक्रम चलता है, इसलिए इसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं कि परंपरागत जो पाठ्यक्रम है उसमें बालों को महत्व नहीं दिया गया है, विषयों को महत्व दिया जाता था। यह बात पूर्व निर्धारित होती थी कि बालक को क्या पढ़ाना है, शिक्षक को क्या पढ़ाना है, बालक को क्या पढ़ना है और बालक को क्या पढ़ाना है। इन सभी चीज़ों को पहले डिसाइड कर लिया जाता था और फिर उसको एक्सप्लेनेशन करते थे टीचर्स क्लास में आकर बच्चों के सामने। अध्यापक केवल उसी विषय, उसी प्रकरण यानी उसी सिलेबस को पढ़ाते थे जो उसके पुस्तक में दिया हुआ रहता था, और अलग से बाहर से अपने मन से कुछ भी नहीं। ठीक है, जो बच्चों के लिए आवश्यक भी हो लेकिन फिर भी उसको नहीं बताते थे। डॉक्टर सफाया के मतानुसार प्रत्येक विषय का अलग अस्तित्व तथा उसकी प्रकृति तथा क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। यानी कि जो भी सब्जेक्ट होता था उसका अपना एक अलग से क्षेत्र निर्धारित होता था। समस्त बल व्यक्तित्व तथा सामाजिक विकास के लिए अध्ययन के मूल्यों की अपेक्षा बालक के बौद्धिक विकास पर ही दिया जाता था। यानी कहने का मतलब ये है कि सामाजिक विकास को भी नहीं ध्यान दिया जाता था। उसके बाद व्यक्तित्व उसका जो है, यानी कि व्यक्तिगत जो भी उसका डेवलपमेंट है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था। ज़्यादातर बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता था। तो ये पुराने ज़माने के पाठ्यक्रम में होता था। अब इसी तरह से अल्बर्टी महोदय ने विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या दिया है? छात्रों को क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। बिल्कुल, जो विषय केंद्रित मतलब कि है विषय, उसके ही ऊपर बच्चों को फोकस कराना। सेलर एवं अलेक्जेंडर ने इस प्रकार से व्यक्तित किया है। इस योजना में संगठित अंगों के अध्ययन के अनुभव को शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रमुख विधि माना जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी ने अपने अलग अलग मत। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तथ्यों, विवरणों, व्याख्याओं, सामान्यीकरणों, सिद्धांतों, धारणाओं से युक्त ज्ञान को सामग्री के अंगों के रूप में गठित तथा पुनर्गठित किया जाता है। यानी कि उसमें ज़्यादातर यही होता था, एक्सप्लेनेशन, सिद्धांत, थ्योरी, इन सारी चीज़ों को उसमें रखा जाता था। भाटिया एवं नारंग के मत अनुसार परंपरागत प्रणाली पाठ्यक्रम को अलग अलग विषयों के उस समूह के रूप में मानती है जिन्हें छात्रों ने पढ़ाना होता है। यानी बिल्कुल जो बच्चों को पढ़ाना है उसी को अलग अलग विषय समूह में बांट करके, जो भी हमारा पाठ्यक्रम प्रणाली है उसको अलग अलग समूह में बांट दिया गया, जो बच्चों को पढ़ाना है, जो सिखाना है।
इस प्रकार से दोस्तों भिन्न भिन्न मतों ने निष्कर्ष क्या निकाला है कि परंपरागत या विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम है पूरी तरह से विषय सामग्री पर आधारित है, बिल्कुल सिलेबस पे। विषय से बाहर अनुभव को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। बालक के केवल बौद्धिक विकास को ही शिक्षा का उद्देश्य मानकर शिक्षण किया जाता है। बच्चे का बस बुद्धि का विकास हो, बालक की रुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है तथा ज्ञान प्रदान करने के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम ऐसी योजना है जिसमें बालकों को मात्र ज्ञान प्रदान करने के लिए विषय अध्ययन कराया जाता है, वरना और कोई मकसद नहीं होता है। अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बच्चे उस सिलेबस को, उस विषय को पढ़े। उनके व्यक्तित्व के अन्य अंग भले ही अविकसित रह जाए, लेकिन उससे मतलब नहीं है, केवल उनका बुद्धि का विकास होना चाहिए। इस चीज़ों को ध्यान में रख करके जो परंपरागत पाठ्यक्रम है वो डिजाइन किया गया। परंपरागत या विषय केंद्रित, परंपरागत पाठ्यक्रम को विषय केंद्रित पाठ्यक्रम भी बोलते हैं। इसके गुण या इसकी विशेषता क्या है? अब इसकी कुछ जो अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसका कुछ दोष भी होंगे उसको भी देखेंगे। दोस्तों इसके अगर विशेषता की बात करें, इसके गुण की बात करें तो क्या है? फर्स्ट, अनुभव की प्रभावशाली व्याख्या के लिए आवश्यक, यानी कि विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम में एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक क्रम होता है जिसके बल पर बालक अनुभवों को सफलतापूर्वक ग्रहण कर लेता है और उनका प्रयोग अपने भावी जीवन में करते हैं। वर्तमान अनुभव तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक कि उन्हें भूत के व्यक्तिगत अथवा जातिगत अनुभवों से न जोड़ा जाए। अल्बर्टी महोदय का कहना है कि व्यक्ति के लिए इस संबंध को खोज निकालना संभव नहीं होता है, पहले से तैयार अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही यह व्यवस्था शक्ति और समय की भी बचत तथा भावी अनुभवों को निर्देशित करती है। कहने का मतलब ये है कि ये इसकी एक विशेषता है कि जो पहले से हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जो हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस रहता है, वो हमारे आगे फ्यूचर में एक्सपीरियंस काम करते हैं। फ्यूचर में जो कुछ भी हम करते हैं तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को अगर ऐड करते हैं तो हमारे समय की बचत होती है। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे समझने में सरल तथा साधारण, यानी परंपरागत जो पाठ्यक्रम है उसकी एक और विशेषता क्या है कि ये सरल यानी सिंपल और इजी इसको समझा जा सकते हैं। विषयों का क्षेत्र निश्चित करने में पाठ्यक्रम बड़ा उपयोगी है। बिल्कुल, इसके अभाव में हमारे लिए समझ पाना कठिन हो जाए कि क्या पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए। अगर ये न फिक्स हो तो बताइए कितना ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूजन होगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इसलिए सिलेबस का भी होना ज़रूरी है, जिससे कि हम समझ पाते हैं या अध्यापक भी समझ पाते हैं, उनको भी कठिन नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ाना है। किंतु सीमाओं के बंधा होने के कारण क्या होता है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम बालकों तथा शिक्षकों दोनों के लिए ईजी होता है। शिक्षक को भी पता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कहाँ तक पढ़ाना है, उसके अनुसार वो टाइम टेबल अपना निर्धारित करेंगे और बच्चों को भी पता है। सोचिए कि अगर यूपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस आपके पास नहीं हो, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो उसमें कितना टाइम आपका कि वेस्ट होगा। सरलता से परिवर्तन ही है, इजिली चेंजेबल होता है। समय की मांग के अनुसार जो हमारा यानी कि पुराना पाठ्यक्रम है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, उसमें परिवर्तन करना भी बहुत ईजी है। इस पाठ्यक्रम की सबसे विशेषता यही है कि इसमें समय अनुसार परिवर्तन बड़ी ईजी से किया जा सकते हैं, नए विषय को भी जोड़ा जा सकता है और इस तरह से कुछ विषय जो उपयोगी नहीं है उसको हटाए भी जा सकते हैं। प्राचीन काल से आज तक इसमें होने वाले परिवर्तन इस बात की पुष्टि करते हैं, तभी तो इसमें परिवर्तन धीरे धीरे होते आ रहे हैं। मूल्यांकन में सरलता, इजिली इवेलुएटेड। इस पाठ्यक्रम में विषयों तथा उनकी जो पाठ्य वस्तु है उस पर अधिक जोर दिया जाता है। विषय सामग्री अधिकार कर लेना ही मुख्य लक्ष्य होता है, यानी विषय को अपने अधिकार में कर लेना यही मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं कि यह जानना बड़ा सरल हो जाता है कि बालक विषय विशेष पर अधिकार कर सका है या नहीं, यानी इवोल्यूशन करना भी बहुत इजी हो जाता है। इजीली हम बड़ी ही सरलता से परीक्षा के माध्यम से बालक के ज्ञान की परख कर लेते हैं। सेलर तथा अलेक्जेंडर महोदय का कहना है कि विषयों के संगठन में पाठ्यक्रम योजना, शिक्षण तथा मूल्यांकन करने में बड़ी सुविधा होती है तथा उनका पालन भी बड़ी इजी किया जा सकते हैं। बौद्धिक विकास में सहायक, इसकी एक और विशेषता है, बौद्धिक विकास में ये सहायक होता है, यानी कि यह पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक और बौद्धिक विकास में बहुत ही सहायक होता है। उनकी बौद्धिक शक्तियों को यह विकास में उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। ज्ञान के संगठन एवं रचना के बल पर विषय सामग्री का अध्ययन बालकों में यह क्षमता बड़ी सफलता से विकसित करता है। ठीक है, मानव व्यवहार के सुधार में सहायक। अब मानव का जो व्यवहार है उसके सुधार में भी यह हेल्पफुल होता है। जैसे कि ज्ञान, सूझबूझ तथा विचारशीलता पर आधारित होकर मानव व्यवहार की अनेक क्रियाएं अच्छाई की ओर बढ़ती है। ज्ञान प्राप्ति तथा सूझबूझ बढ़ने से विषयों का क्रमबद्ध अध्ययन बहुत इजीली होता है। विषयों के क्रमबद्ध अध्ययन पर आधारित होने के कारण पाठ्यक्रम मानव व्यवहार में सुलझाने में ये अपना सफल प्रयास
करता है। यानी कि जैसा हमारा सिलेबस क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस वाइज में होता है, तो इससे मानव के व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। शिक्षक, शिक्षार्थी तथा अभिभावकों द्वारा समर्थित। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर विषय केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षकों, शिक्षार्थियों तथा अभिभावकों सभी के द्वारा समर्थित किया जाता है। यानी शिक्षक को उस विषय विशेष में विशेष योग्यता प्रदान करनी होती है जिसे उसे पढ़ाना हो। विषय सामग्री पर अधिकार तथा विषय विशेष के शिक्षण की विधि, यह ज्ञान उसे सफल शिक्षक बना देता है। छात्रों को निश्चित विषय तथा उसकी सामग्री पढ़नी, ग्रहण करनी होगी। ठीक है, अतः क्रिया उन्हें सीखने की प्रेरणा देती है। माता पिता तथा अभिभावक भी इस पाठ्यक्रम का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और इस तरह से अल्बर्टी महोदय ने इसे किस प्रकार से स्पष्ट किया है। परंपरागत या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की कमियां और दोष और उसके अवगुण के बारे में फ्रेंड्स देखते हैं। कुछ इसकी कमियां भी है। संसार के सभी देशों में मुक्त हृदय से अपनाया गया है तो भी आलोचना से बच नहीं सका। यानी जो ये हमारा पाठ्यक्रम है, यानी कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, पूरे संसार में इसको अपनाया गया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमी, कुछ दोष रह गए हैं। चलिए उस दोष को देखते हैं। नंबर 1, विषय के रूप में संकुचित अवधारणा, नैरो, यानी कि कंसीव इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। इस पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु को ही सर्वमान्य रूप दिया गया है। विषय पढ़ा लेना ही साध्य समझा लिया जाता है, भले वो बालक के उपयोगी हो या तो अनुपयोगी। इस प्रकार पाठ्यक्रम बहुत ही सीमित एवं संकुचित विचारधारा पर आधारित है। कुछ विषयों को संगठित करके उसे पाठ्यक्रम का नाम दे दिया जाता है और ज्ञान के लिए ज्ञान दिया जाता है, जीवन के लिए नहीं, बस ज्ञान लेने के लिए। इस प्रकार बिना किसी समन्वय विषय को अलग अलग रूपों में विभाजित करके बालकों द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है। बच्चे भी अपने ज्ञान उसको ग्रहण करते हैं। अमनोवैज्ञानिक, यह पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिकता से बहुत दूर है। यानी कि मनोवैज्ञानिकता से बहुत दूर है, यानी अमनोवैज्ञानिक है। बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इसमें अवहेलना की जाती है, यानी उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। तथा तथ्यों को याद करने पर बल दिया जाता है। जो फैक्ट्स होते हैं उसको याद करने पर बल दिया जाता है, बच्चे से रटवाया जाता है। बच्चों को समझ में आए या न आए, बच्चे को उसमें रुचि हो या नहीं, उनकी भावनाएं, उनकी वंश परंपरा, उनकी इच्छा, उनकी अनिच्छा, उनकी शारीरिक क्षमता, इन सभी तथ्यों की अवहेलना की जाती है। कोई उस ध्यान में नहीं रखा जाता है। बस बालकों को एक निश्चित सामग्री दे दिया जाता है पढ़ने के लिए और उसे याद करना पड़ता है, भले उसके लिए वो जरूरी हो या नहीं हो। बालक स्वभाव से क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, किंतु यह पाठ्यक्रम इस सत्य को भुलाकर क्रिया से दूर विषय पर बल देते हैं। एक्टिविटी नहीं करवा करके रटवाने पर ध्यान देता है और उससे अपने भी कुछ अनुभव होते हैं जिनका समन्वय जातीय अनुभव के साथ करके शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। परंतु एक्टिविटी अगर बच्चे करते हैं तो कुछ उनका एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को अपने जीवन में यूज कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। पाठ्यक्रम में तथ्य की अवहेलना करके अनुभवों को एक सिद्धांत के संदर्भ में पुनर्गठित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इस प्रकार से पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक की पूरी अवहेलना करता है, मनोविज्ञान को न मानता। आज के युग में इसका इस प्रकार अमनोवैज्ञानिक होना स्वयं में क्या है, एक दोष है इसका, इस पाठ्यक्रम का, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का। तीसरा दोष क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, यानी कि रिमोट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक वैल्यू। प्रस्तुत पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक मूल्यों के क्या है, प्रतिकूल है। प्रजातांत्रिक मूल्य मतलब अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा बालक में उन गुणों का विकास नहीं होता है जिनकी आवश्यकता उन्हें अपने अच्छे नागरिक बनने में होती है। विषयों के अध्ययन से हम बालक के ज्ञान में वृद्धि तो कर देते हैं, उसका बौद्धिक विकास भी तो हो जाता है, लेकिन नागरिकता के गुण, सहनशीलता, स्वभाव, निर्णय, तर्क शक्ति, सामाजिक भावना, सृजनशीलता, ये सब बालक के अंदर नहीं आ पाता है, जो कि घर, स्कूल, समुदाय सभी जगह ये काम करता है। यह तभी हो सकता है जब उन्हें पाठ्यक्रम का केंद्र बनाया जाए, बिल्कुल पाठ्यक्रम में भी इसको ऐड किया जाए, ध्यान रखा जाए तब। चौथा दोष क्या है कि सीखने की प्रक्रिया को सीमित रखता है। यह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अनुभवों को ग्रहण करने में बाधक होता है, एक्सपीरियंस को नहीं। ये सीखने की प्रक्रिया को सीमित करके विकास में बाधा डालते हैं। बालकों के सम्मुख निरर्थक या अनावश्यक अनुभव प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त किया गया ज्ञान व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाता है। शिक्षण कार्य निश्चित तथ्यों की जानकारी तक ही सीमित रखा जाता है और इस प्रकार यह पाठ्यक्रम अनुभवों के सीखने की धारा को गंभीर रूप से सीमाओं में बांध देता है, यानी कि लिमिटेशन हो जाता है। इसलिए बच्चे यानी कि इस सब्जेक्ट को इतनी ही देर तक पढ़ने हैं, इस टॉपिक को इतने दिन में ही खत्म करने हैं। अब उसमें कोई बच्चे देर से सीखते हैं, कोई धीरे सीखते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं, फिर भी उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में आगे बढ़ जाया जाता है क्योंकि समय फिक्स होता है।
पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर बल, इसका ये दोस्त है कि ये केवल पाठ्यक्रम बिल्कुल पुस्तक और सिद्धांत यानी थ्योरी पर बल देता है। व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना इसमें किया जाता है, जो हमारे व्यवहारिक मतलब कि ज्ञान है उसको इसमें नहीं देखा जाता है। बालक की योग्यता उस ज्ञान से मापी जाती है जो कक्षा में पढ़ाया गया विषय उसको प्राप्त किया नहीं, कितना रट सका, परीक्षा में कितना वो लिख सका, कितना अच्छा अंक उसका आया, कौन सा श्रेणी से पास हुआ, इन सब चीज़ों से आंका जाता है। व्यवहारिक जीवन में वो पूरी तरह से असफल क्यों ना हो उससे कोई मतलब नहीं। इस पाठ्यक्रम का ये सबसे बड़ा दोष है। नेक्स्ट क्या है, निर्माण दोषपूर्ण है यानी डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन। यह पाठ्यक्रम दोषपूर्ण रीति से बनाया गया है। इसका निर्माण उन लोगों के हाथ में होता है जिन्हें कभी भी उस कक्षा को पढ़ाने का अवसर नहीं मिला। यानी कहने का मतलब कि कहा जाता है कि मतलब कहा जाता है ना कहावत की, जो माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है वही बच्चे के दर्द को समझ सकती है, बाकी दूसरा आदमी नहीं समझ सकता है। तो कहने का मतलब कि जो कक्षा में अभी तक कभी पढ़ाया नहीं, किसी को पढ़ाने को अवसर मिला नहीं, उस व्यक्ति के द्वारा इस पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है, ये सबसे बड़ा इसका दोष है। केवल विषय होने के नाते वे पाठ्यक्रम की रचना करती हैं, विशेषज्ञ होने यानी केवल बस उन्हें ज्ञान है, विशेषज्ञ है, इसलिए वो पाठ्यक्रम सिलेबस का डिजाइन कर रहे हैं, कैरिकुलम का डिजाइन कर रहे हैं। इस प्रकार बनाया गया पाठ्यक्रम कभी भी बालक के अनुकूल नहीं पढ़ सकता है। प्रौढ़ व्यक्ति और बालक के चिंतन में बड़ा अंतर होता है। एक बुजुर्ग के द्वारा सिलेबस डिजाइन किया जाता है जो बच्चे के बारे में बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हैं, उसकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए दोनों के थॉट में काफ़ी डिफरेंट होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण विशेषज्ञ जिस कल्पना के आधार पर करते हैं उसके स्तर को बालक कैसे पहुंच सकते हैं, यानी कि बालक की थॉट काफ़ी अलग होती है और बुजुर्ग की काफ़ी अलग होती है। तो उस जिस कल्पना करके इस पाठ्यक्रम को डिजाइन कर रहे हैं वहाँ पर बच्चे नहीं पहुँच सकते हैं स्टार्टिंग में ही। बालक को छोटी प्रौढ़ मान करके चलना इस पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष है। वो लोग क्या मानते हैं कि बच्चे एक छोटे प्रौढ़ है, ठीक है, लेकिन बच्चे को छोटे प्रौढ़ नहीं मानना है। प्रौढ़ और युवक दोनों में डिफरेंस होता है। प्रौढ़ और युवकों की योग्यताओं तथा अनुभवों में इतना अंतर होता है कि शिक्षार्थी शिक्षण कार्य में सक्रिय भाग नहीं ले पाता है और सीखने की प्रक्रिया में वो क्या होता है, असफल हो जाता है। जॉन डेवी ने ठीक कहा है, प्रौढ़ों की प्रकृति तथा उनके काम और उनके बच्चे के अनुभव और उनकी योग्यता के बीच की खाई बहुत गहरी है। यही परिस्थिति विद्यार्थी को शिक्षण कार्य के विकास में सक्रिय भाग लेने से क्या करती है, रोकती है। यानी प्रौढ़ का जो प्रकृति और बच्चे का जो प्रकृति दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए दोस्तों पढ़ाने से पहले मतलब कि ये बीएड करना ज़रूरी होता है, ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है, बच्चे के बारे में जानना ज़रूरी होता है, उनकी फीलिंग्स उन्हें अनुभव के बारे में जानना ज़रूरी होता है ताकि उनकी फीलिंग्स उन्हें अनुभव उनकी इच्छाओं को आप समझ सके। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दोस्त क्या है, शिक्षा के अविधिक साधनों की अवहेलना। स्कूल के बाहर जो भी अनुभव बालक ग्रहण करता है वो पाठ्यक्रम उनको स्वीकार नहीं करता है। स्कूल के बाहर जो भी एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है उसको नहीं स्वीकार करते हैं। अवैधिक शिक्षा साधनों यानी घर, परिवार, समुदाय आदि की इस प्रकार पूरी तरह से अवहेलना करके शिक्षा को पंगु बनाते हैं। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर की अवहेलना करता है, यानी कि कल्चर और जो भी हमारा स्पिरिचुअल हेरिटेज है उस सबको क्या करता है, निगलेक्ट करता है। सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक बपौती को प्रस्तुत पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर की अवहेलना पाठ्यक्रम को हमारे वास्तविक जीवन से क्या कर देता है, दूर कर देता है। हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। भूतकाल के अनुभव ही नहीं वर्तमान के अनुभव में भी बालक को बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु यह पाठ्यक्रम इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। सांस्कृतिक बपौती के इस ज्ञान के अभाव में बालक को दिशा भ्रम हो जाता है। संस्कृति के बिना शिक्षा को ठीक प्रकार से समझा ही नहीं जा सकता है। यानी संस्कृति के बिना हम शिक्षा को नहीं समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्योंकि संस्कृति शिक्षा एक दूसरे को क्या करती है, प्रभावित करती है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। शिक्षा से संस्कृति को भी मतलब कि हेल्प मिलता है और संस्कृति से शिक्षा को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, परीक्षाओं का एकाधिकार। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम परीक्षाओं के बोझ से दबा हुआ है। बालक के सामने केवल एक ही उद्देश्य होता है कि परीक्षा में से सफलता प्राप्त करना है। उसके लिए उस विषय को क्या करना है, उन्हें रटना है। वो अपने व्यक्तित्व को मतलब कि डेवलप कैसे करना है ये उनका नहीं मकसद होता है। छात्रों के सिर पर हर समय परीक्षा का भूत सवार रहता है। विषय सामग्री को रट लेने और उसे परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में लिख देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचा जाता है। बिल्कुल दोस्तों ये बात सही है। इस प्रकार किसी अध्यापक की कार्य क्षमता भी उसके परिणाम पर निर्भर करता है। यही विद्यार्थियों ने किसी परीक्षा ने अधिक प्रतिशत सफलता प्राप्त की तो
तब तो अध्यापक अपने विषय में निपुण है। कहने का मतलब कि जो टीचर्स जिस सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए मैथ्स के टीचर है, मैथ्स पढ़ा रहे हैं और बच्चे ने मैथ्स में 100 मार्क्स ला ली, तो वहाँ पर क्या होता है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर बच्चे ने नहीं मार्क्स लाए तो टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते, यानी मतलब कि बच्चे के मार्क्स पर अध्यापक का भी निपुणता की जांच होती है। विद्यार्थी भी पाठ्यक्रम से कुछ आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है, वो भी अपने सिलेबस में ही वो लटके रहते हैं। कुंजी और गाइड की हेल्प लेकर वो किसी भी तरह से परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की केवल सोच रखते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर सुबोध अदावल के विचार सराहनीय है। उनके कथानुसार वो क्या बोलते हैं, समान रूप से सभी शिक्षाविद यह मानते हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली हमारी शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा क्या है, दोषपूर्ण क्षेत्र है। वे मानते हैं कि हमारे यहाँ परीक्षाएं न तो उस ज्ञान की निष्पत्ति का परीक्षण कर पाती है जिनके लिए उनकी योजना की जाती है, और न ही परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन हो पाता है। हमारे विचार में इस दोष का मूलाधार क्या है, शिक्षा के प्रति हमारी मूल धारणा में निहित है। हम ये समझते आए हैं कि शिक्षा का तात्पर्य कोर ज्ञान को अर्जन करना, यानी कि जो मूल ज्ञान है बस उसको करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अतः यह जानने के लिए कि किस छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया, बस इसके लिए इवोल्यूशन करते हैं। हम उसके सामने विषय से संबंधित 8 से 10 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र दे देते हैं, परंतु केवल ये 8 से 10 प्रश्न उस समस्त ज्ञान का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिसे छात्र एक पूरे सत्र में अर्जित करते हैं। यानी उनके अंदर जो जो विकास हुआ केवल 8 से 10 क्वेश्चन से हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं। अतः छात्र कुछ विशेष बातों का अंश वृद्ध ज्ञान प्राप्त करके ही परीक्षा में उत्तीर्ण होने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कुछ सोचते हैं कि बस इसी तरह से किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रट ले, परीक्षा में पास हो जाए, इस तरह से। दूसरी बात, जो किसी भी तर्क संगत व्यक्ति को हास्यप्रद लगती है वो क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का स्तर। कोई भी छात्र 100 में से 33 या 35 अंक प्राप्त कर लेने पर क्या हो जाता है, उत्तीर्ण समझा जाता है और उसे आगे की कक्षा में प्रवेश मिल जाती है। अर्थात यदि किसी छात्र को समस्त पाठ्यक्रम का 1/3 ही केवल ज्ञान हो तो नेक्स्ट कक्षा में जा सकता है। यानी कि अगर 30 चैप्टर पढ़ने हैं, केवल वो 10 ही चैप्टर पढ़ लिया, 20 का उसको ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी वो नेक्स्ट क्लास में तो चला गया, लेकिन 20 चैप्टर का जो ज्ञान है या नॉलेज है जो भी, वो तो उसको नहीं हो पाया। उसने उस पाठ्यक्रम को संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया और वो अब अगली कक्षा में पाठ्यक्रम को पढ़ने में समर्थ हो गया, ये मान लिया जाता है। केवल 33% नंबर, 35% नंबर ला लेता है। तो इस प्रकार की मान्यता का न तो कोई वैज्ञानिक आधार है और न ही यह तर्क संगत है, परंतु इस असंगत स्थिति ने भारतीय छात्र शैक्षिक आचार को इतना अधिक प्रभावित किया है कि वो शैक्षिक जीवन में स्वयं एक बहुत बड़ी विडंबना बन गया है। जब विद्यार्थी केवल 1/3 श्रम से ही सफल हो सकते हैं तो वह अधिक श्रम क्यों करे। जब उनको 33% पे ही हमने बोल दिया कि नेक्स्ट क्लास में आप जा सकते हो, तो फिर इससे ज़्यादा वो मेहनत करने को नहीं सोचेंगे। तो इसलिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग होता है उस पर सभी का ध्यान होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि मिनिमम इतना परसेंट लाएंगे, पास हो जाएंगे, तो इससे ज़्यादा मेहनत न करें। यह प्रवृत्ति शैक्षिक क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र में भी संक्रमित होती है। बिल्कुल, हम बिजनेस में भी यही चीज़ें फिर देखने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसी तरह से हैबिटेट डेवलप हो जाती है। हम काम कम करना चाहते हैं, केवल इतना जिससे कि सामान्य जीवन में रुकावट न आए, केवल रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं, इतना ही हम सोच पाते हैं। इसीलिए तो ये धीरे धीरे एजुकेशन क्षेत्र से वो हमारे बिजनेस क्षेत्र में भी यही हैबिट चली जाती है। हमारी आकांक्षाएं निम्न स्तर है, उच्च स्तर नहीं। हम बड़ा थॉट नहीं रखते हैं, बड़ी सोच, बड़ी सपने, बड़ी ड्रीम नहीं रखते हैं, बहुत छोटा सोचते हैं और उसको बस पूरा करने के लिए सोचते हैं कि बस हमारा जीवन यहीं तक रहे। हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी इसी के अनुसार ढलता जा रहा है। हर काम तृतीय श्रेणी का, यानी 3rd क्लास की हम हर चीज़ सोचते हैं, क्योंकि यह श्रेणी पास होने की क्या है, घोतक है। नेक्स्ट क्या है दोस्त, परीक्षाओं का अत्यधिक भार। यह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम परीक्षाओं के बोझ से इतना दबा हुआ है कि छात्रों के सिर पर हर समय परीक्षा का बोझ सवार रहता है। विषय सामग्री को रट लेने से उसे परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर उत्तर देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता है, केवल बस रट ले और हम क्वेश्चन का आंसर लिख दे एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इससे हमारा शिक्षा का उद्देश्य की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी। परीक्षाओं की अधिकता से बोझिल या पाठ्यक्रम इसलिए दोषपूर्ण है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा दोस्त क्या है दोस्तों, शिक्षक नई शिक्षण विधियों को नहीं अपनाता है। यानी कि इस पाठ्यक्रम में पुरानी विषय की बातें होती है और पुराने तरीके से पढ़ाते हैं, विषय सीमित होता है, एक ही पाठ्य वस्तु प्रतिवर्ष पढ़ाई जाती है। इसका फल ये होता है कि अध्यापक न तो शिक्षण की नई विधि और नए नए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करने में उत्साह दिखा पाते हैं और न ही वह अपने शिक्षण के तरीकों को बदल पाते हैं।
तेली के बैल की तरह एक ही खुट्टे के इर्द गिर्द घूमते रहने के कारण उसका शिक्षण प्रभावशाली नहीं बन पाता। यानी एक ही तरीके से हर साल पढ़ाना, एक ही चीज़ को पढ़ाना, तो इसलिए उनका भी विकास, उनका भी शिक्षण प्रभावशाली और अच्छा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखा परंपरागत यानी कि हमारा जो विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम है उसका गुण और उसका दोष। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दर्शाए गए दोष। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर अब तक अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर दीजिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों बीएड सेकंड ईयर से रिलेटेड सारी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी सारे पेपर का, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।